अगले महीने देश के कई अहम राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी एक राज्य ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है तो वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ की चुनावी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है। एक तरफ है ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी। दोनों ही पूरी ताकत झोंक चुके हैं। टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह बंगाल ही छाया हुआ है और इसकी वजह भी बेहद खास है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक इतिहास और सत्ता की परंपरा बाकी राज्यों से बिल्कुल जुदा है। करीब 50 सालों से यहाँ वही पार्टी राज करती आई है जिनका सीधा मुकाबला दिल्ली की सत्ता से रहा है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि एक बड़े सियासी संदेश का मंच बन गया है। तो आखिर क्या है वो 5 बड़े कारण जो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को बाकी राज्यों से अलग और बेहद खास बनाते हैं? इस खास वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमारे लिस्ट में पहला और सबसे बड़ा कारण है चुनावी हिंसा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस पैमाने पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है उसकी तुलना देश के किसी और राज्य से नहीं किया जा सकता। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होना आम बात है कि हारने वाली पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उनके घरों से भगा दिया जाता है और उन्हें महीनों तक दूसरी जगह रहना पड़ता है। राज्य में ऐसे दृश्य बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं। यहाँ तक कि जिन राज्यों की छवि कानून व्यवस्था को लेकर खराब रही है वहां भी आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं दिखती। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक हमलों में सबसे ज्यादा जाने पश्चिम बंगाल में जाती है। इसकी एक बड़ी संरचनात्मक वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में खेती की जमीन सीमित है जबकि आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। कम जमीन पर बहुत सारे लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा टकराव के लिए जमीन तैयार कर देती है। इसके ऊपर से चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वहां जो जीता सब कुछ उसी का वाला रवैया हावी रहता है। यानी सत्ता में आई पार्टी समाज के हर स्तर पर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करती है। नतीजतन सत्तारूढ़ पार्टी या उससे जुड़े संगठनों का असर रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखाई देता है, चाहे वह गांव हो या फिर शहर। गांव में हो या कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में लोग धीरे धीरे इस हकीकत के आदी हो चुके हैं। पढ़े लिखे और सुसंस्कृत बुद्धिजीवों के शहर के रूप में कोलकाता की छवि से इतर एक ग्रामीण पश्चिम बंगाल भी जहां राजनीतिक हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 1940 के दशक में अविभाजित बंगाल के तेभागा आंदोलन से लेकर बाद की घटनाओं जैसे मारी झापी, नानू, छोटू आंगरिया और बोगटुई हत्याकांड तक इस पैटर्न के जुड़े इतिहास में गहराई तक फैली हुई है। चुनाव के समय ऐसी हिंसा आमतौर पर कई गुना बढ़ जाती है और इस साल इसके अलग होने की कोई खास वजह दिखाई नहीं दे रही। अब बात दूसरे कारण की करते हैं। दूसरा कारण है एसआईआर पर विवाद। जी हाँ, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में कई राज्यों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस स्तर का विवाद, विरोध, आंदोलन में मुकदमे, प्रदर्शन और अव्यवस्था के आरोप देखने को मिले हैं वह बेमिसाल है। यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहां दूसरे राज्यों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में ही इतने बड़े पैमाने पर दिक्कतें क्यों खड़ी हो गई, ये साफ नहीं है। इसका जवाब शायद राज्य की सीमा से जुड़े बदलते हालात और लंबे समय से चले आ रहे बड़े पैमाने के जनसंख्या प्रभाव के इतिहास में छुपा है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से ही लगातार शरणार्थी के जत्थे पश्चिम बंगाल आते रहे।
समय के साथ साथ अवैध प्रवास का मुद्दा भी एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। इसके अलावा चूंकि कोलकाता ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर रहा है, इसीलिए रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग इसके आसपास के औद्योगिक इलाके में आए, बस गए और वहीं के होकर रह गए। इनमें से बहुत से लोग उसी मिट्टी के बेटे नहीं माने जाते, इसीलिए उन्हें शुरू से ही राज्य में नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इसी वजह से आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए मतदाता सूची में नाम होना सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि अधिकार और पहचान से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक मसला है, जिस पर वे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने खुद अदालतों का रुख किया, कथित पीड़ितों के साथ बार बार प्रदर्शन किए और इसे अपने चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बना दिया। इस बीच इस प्रक्रिया को ठीक से लागू करने में चुनाव आयोग की बार बार नाकामी ने लोगों को गुस्सा और भड़का दिया है। नतीजतन एसआईआर से जुड़ा यह विवाद पश्चिम बंगाल के चुनाव को केरल या तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव से बुनियादी तौर पर अलग बना देते हैं। जो तीसरा और अहम कारण है वो खुद ममता बनर्जी है और उनकी भूमिका है। भारत के क्षेत्रीय नेताओं में ममता बनर्जी को आमतौर पर बीजेपी की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना जाता है। यदि कांग्रेस को छोड़ दे तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर शायद सबसे अहम विपक्षी ताकत है। संसदीय राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी 1984 में जादवपुर से संसद में कदम रखने के बाद से लगातार या तो सांसद रही हैं या केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री। 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन का अंत करने वाली 2011 की उनकी जीत को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। दूसरे विपक्षी नेताओं की तुलना में उनका राजनीतिक कद ऐसा है कि केंद्र में अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो उनके नाम की चर्चा अक्सर संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर होती है। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे नेता अपने उच्चतम राजनीतिक स्तर से गुजर चुके हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का अनुभव तुलनात्मक रूप से सीमित है और अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तुलना उनके कद से नहीं हो सकती। इसी वजह से ममता बनर्जी गैर कांग्रेसी विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है। उनके मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार चौथी बार मैदान में उतरने से इस चुनाव को एक अलग ही मायने मिल गए। राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ और करिश्मा इतना ज्यादा है कि सालों की कोशिशों के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में उनके मुकाबले का कोई भरोसेमंद चेहरा खड़ा नहीं कर पा रही है। कुछ खास सीटों पर भले ही बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने उन्हें हराया हो, लेकिन यह अपवाद रहा है, नियम नहीं। तृणमूल सरकार पर प्रशासनिक नाकामियों और वित्तीय भ्रष्टाचार के कई आरोप लगने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता में किसी बड़ी गिरावट के साफ संकेत नहीं दिखते। सिर्फ उनका नेतृत्व ही इस चुनाव के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात चौथे कारण की करते हैं। चौथा कारण जो है वो बीजेपी का आखिरी किला माना जा रहा है। यानी 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई हैं और बिहार, ओडिशा व हरियाणा में भी मजबूत पकड़ बना रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी का विस्तार बार बार आकर रुक जाता है। 2021 के चुनाव में अमित शाह द्वारा 200 से ज्यादा सीटें जीतने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी अंततः सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने पर साफ पता चलता है कि पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जितना कितना अहम है। ऐतिहासिक रूप से श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी की वैचारिक परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, कोलकाता से ही थे। दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्हें पार्टी का आधार रखने वालों में गिना जाता है।
बीजेपी के लिए यह बात बेहद अहम हो जाती है कि उसके प्रमुख संस्थापकों में से एक के गृह राज्य में वह आज तक सत्ता में। इसी वजह से बीजेपी के नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की मिलीभगत के आरोप को सख्ती से खारिज करते हैं और बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। क्या 2026 के चुनाव में बीजेपी इस आखिरी किले को फतह कर पाएगी या नहीं? यह इस चुनाव के सबसे अहम सवालों में से एक है जो बाकी चुनावी राज्यों में इस तरह से सामने नहीं आता। अब पांचवा और आखिरी कारण की बात करें तो यह है राजनीतिक बदलाव की धीमी गति। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास दिखाता है कि यहाँ मतदाता सत्ता में आई किसी पार्टी को बार बार मौके देते हैं और लंबे समय तक उस पर भरोसा बनाए रखते हैं। जबकि राजनीतिक बदलाव होता भी है तो वह आमतौर पर कई दशकों बाद ही होता है। आजादी के बाद लगभग 30 साल तक कुछ कमजोर गठबंधन सरकारों को छोड़ दे तो राज्य पर कांग्रेस का शासन रहा। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में पहली बार वाम मोर्चा सत्ता में आया। ज्योति बसु और बाद में बुद्ध देव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम मोर्चा लगातार 34 साल तक सत्ता में बना रहा। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने उस दौर का अंत किया और अब वह 15 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है और इस चुनाव में एक बार फिर 5 साल का जनादेश मांग रही है। यह पैटर्न देश के कई दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है जहां सत्ता का बदलना कहीं ज्यादा बार होता है। केरल इसका सबसे साफ उदाहरण, जहां वाम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन नियमित रूप से सत्ता में आते जाते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK के बीच भी ऐसा ही सिलसिला रहा है। यहाँ तक कि हिंदी पट्टी में भी, जहां बीजेपी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, सरकारें अपेक्षाकृत जल्दी बदलती रहती हैं। पश्चिम बंगाल इस मामले में एक दुर्लभ अपवाद है जहां मतदाता आमतौर पर किसी पार्टी को लंबे समय तक समर्थन देते हैं और एक बार सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टियां दोबारा शासन में बहुत कम ही लौट पाती है, चाहे वह पहले राइटर्स बिल्डिंग रहा हो या अब नबाना। कांग्रेस और वाम दल दोनों ही इस अनुभव से गुजर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन इस बार खत्म होगा या फिर अपने पूर्ववर्तियों की तरह उसे भी एक लंबी पारी खेलने को मिलेगा? ये सवाल भी इस चुनाव को एक अलग और निर्णायक पहचान देता है। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं वो बेहद जरूरी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।